गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास नंबर 3। कौन सी दोस्तों? क्लास नंबर 3 आपकी है। और इससे पहले आपने दो क्लास कर ली हैं, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th वालों के मैथ के आपके हैं। यदि आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्लास 10th का यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 आपका बहुत अच्छे से जाएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या में 2 अंकों का योग कितना है? 12 है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या हम क्या मानते हैं। 2 अंकों की संख्या, देखो 2 अंकों की संख्या क्या मानेंगे हम? 2 अंकों की संख्या मानेंगे 10x प्लस में y। क्या मानेंगे हम? 10x प्लस में y। अब वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग, यानी कि आपको अंकों का योग, यानी कि बोले तो प्रश्नानुसार यानी कि पहला अंक x, दूसरा अंक y, इन दोनों अंकों का योगफल कितना होगा? आपका 12 है। कितना होगा? 12। यानी पहला अंक x, दूसरा अंक y, इन दोनों अंकों का योगफल कितना है? आपका 12 है। समीकरण 1। अब वो कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार वो कह रहे हैं अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान, अभी अपने पास संख्या कितनी है? 10x प्लस y है। अब अगर हम इसके अंक बदल दें, 10x की जगह पर हम 10y प्लस x कर दें, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का स्थान बदल दें तो अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? तो दी गई संख्या से, संख्या कौन सी दी गई? जी वाली, यानी कि 10x प्लस y। तो दी गई संख्या से कितनी अधिक है? 18 अधिक। अधिक क्या है तो माइनस लगा के बराबर में कितना कर दो? 18। तो दी गई संख्या जी वाली कहलाएगी और जो अंक बदलता है तो जी वाली कहलाएगी। अब इसको अपन क्या कर लो? सॉल्व कर लो। क्या कर लो? इसको अपन लो सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करेंगे? 10y है प्लस में x है, माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस के 10x माइनस के y बराबर में 18। 10y में से 1y गया तो कितना y? 9y। 10y में से 10x में से 1x गया तो कितना बचा आपका? माइनस का 1x, तो माइनस के 9x बराबर में 18। इधर से 9 कॉमन ले लो तो y माइनस x बराबर में कितनी आ गई? 18। तो 9 से अपन 18 काट देंगे तो 9 दूनी 18। y माइनस x समीकरण y माइनस x बराबर 2, समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा x और y का मान। क्या निकलेगा दोस्तों? x और y का मान अपना निकलेगा। तो x और y का मान जैसे निकलेगा हम फिर उसको संख्या में रख देंगे। देखो इधर पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या लिखा? x प्लस वाई। अब थोड़ा सा समीकरण 2 भी देख लें, इधर पर लिखा है y माइनस एक्स। तो आप ऐसा करो, इस समीकरण 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं y प्लस एक्स, यानी पदों को आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और इधर पर हो जाएगा y माइनस एक्स। दूसरा समीकरण क्या है? y माइनस एक्स बराबर में 2। कितना है? बराबर में 2। अब इन समीकरणों को या तो आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। x के मान 1 से हैं तो आप क्या करोगे? इसको जोड़ो। x के मान 1 से, y के भी तो 1 से हैं, लेकिन हमने देखा x के मान आपके कैसे हैं? 1 प्लस का है, 1 माइनस का है। जब 1 प्लस का 1 माइनस का है तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे? हम
जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या करेंगे हम, जोड़ने पर तो जोड़ देंगे तो एक बाई कितने बाई 2 बाई, एक एक्स में से दूसरा एक्स कट गया क्योंकि एक प्लस माइनस का, 12 और 2 14, 2 सत्ते 14, बाई की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, कितनी हो गई 7 हो गई। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो 2 में, जब हम 2 में रखेंगे तो क्या आएगा आपका बाई माइनस एक्स बराबर में 2, और बाई का मान कितना आया 7 माइनस एक्स, चाहे आप 2 में रख दो और चाहे 1 में रख दो, तो 7 को कर दो सही पक्षांतर, माइनस का एक्स बराबर 2 माइनस 7, तो माइनस का x बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बचा x बराबर 5 जी। अपने पास क्या आ गया, x की वैल्यू आपके पास आ गई है। हमें निकालनी थी संख्या, क्या निकालनी थी हमें संख्या, तो भाई ये संख्या क्या है आपके, आपको पता होना चाहिए। हमने क्या मानी थी संख्या, संख्या बराबर कितनी है 10x प्लस की वाई, कितनी है 10x प्लस की वाई, x और y के मान रख दो इसमें, एक्स व वाई के मान रखने पर एक्स और वाई के मान रख देंगे तो 10 गुणे एक्स का मान 5 प्लस वाई का मान कितना निकाला आपने, वाई का मान निकाला है 7, कितना लगा निकाला आपने 7, तो 10 पना 50 प्लस के 7, 50 7 57, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 57 यानी कि 57। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना था दोस्तों। इसमें हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, जो भी आपका सवाल दे रहे थे, आपका सवाल है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, तो देख लो 2 अंकों की संख्या आपकी कितनी है 10x प्लस में y। प्रश्नानुसार चलेंगे तो दोनों अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, पहला अंक x है दूसरा अंक y है, दोनों अंकों का योग कितना हो गया 12, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। अब अंकों संख्या के अंक बदल, जहां पर 10x है उधर पर हमें करना है 10y, क्या कितना करना है 10y, और जहां पर y था उधर पर है, यही अंक बदलना कहलाता है। क्या x की जगह y कर दो, y की जगह पर x कर दो, तो इस तरीके 10y प्लस में x। संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, दी गई संख्या मतलब जी वाले, दी गई संख्या से 18 देते तो माइनस लगा करके बराबर में 18। अब हम इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस में x जी है, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस 10x माइनस की y, माइनस से गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस बराबर बनाएगा। 10y में से 1y गया तो कितने भाई 9y, 10x में से 1x गया तो कितना माइनस की 9x बराबर 18, 9 कॉमन ले लो तो y माइनस x बराबर 18, 9 का भाग 18 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। समीकरण नंबर दूसरा बन गया y माइनस x। समीकरण 1 2 को अपन लोग सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 क्या है अपने पास x प्लस वाई था, तो हमने आगे पीछे लिख ली क्योंकि समीकरण 2 में x पीछे है, तो y प्लस एक्स बराबर 12, समीकरण 2 y माइनस x बराबर 2 का करने पर जोड़ने पर x से x कट गया, y 2y हो गया, 12 और 2 14, 2 7 14, y का मान आ गया 7। y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, हमने समीकरण 2 में रखा है क्योंकि बहुत लोग कहते हैं समीकरण 2 में रख के दिखाओ, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y माइनस एक्स बराबर 2, y की जगह पर 7 रखा, 7 को इसे पक्षांतर किया, प्लस के साथ है इस साइड जाएगा माइनस के साथ, माइनस के x बराबर 2 माइनस 7, 7 में से 2 है माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 5। संख्या का मान यदि कह रहे थे संख्या ज्ञात करो, क्या करो इसमें देखो क्वेश्चन में, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है आपकी, माना संख्या 10x प्लस y थी, x y के मान रखने पर x का मान रख दो 5, 10x का मतलब होता है 10 गुणा 5 प्लस में y, तो y का मान 7, 10 पना 50, 50 7 57, ये आपका आंसर है। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, कितने अंक का आएगा 6। और दोस्तों ये आपकी क्लास नंबर 3 है, इससे पहले हमने आपकी क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड हमने आपकी करवाई है और आपने बहुत अच्छे से वो सवाल लगाए थे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। देखो
ये आपका है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। कौन सा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात करो। क्या करो? माध्य ज्ञात। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया है। कैसा बताया है? सबसे पहले आप लिखेंगे इधर पर वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे आप इधर पर? वर्ग अंतराल। इधर पर आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर इधर पर लिखेंगे आप आवृत्ति। आवृत्ति को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? एफ, फ्रीक्वेंसी। और वर्ग अंतराल आपको पता है, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ये सवाल आपका 4 नंबर का था पेपर में। कितने नंबर का था? 4 नंबर का। 30 से 40 और 40 से 50 तक। यदि आप इस सवाल को लगाना सीख गए तो 4 नंबर या 1 नंबर आपका 101% पक्का हो चुका है। 8, 12, 10, 11, 9, 10, 11 और 9। अगर आप चाहें तो आप अपनी मैथ में पूरे में से पूरे नंबर लाने की आप क्षमता रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप निकाल आई, फिर आप x की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप f इंटू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना? इतनी सारणी आपको बनानी है। अब आपने सारणी बना ली, देखते हैं। देखो कैसे समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक्स वाली सारणी कैसे बनती है? एक्स वाली सारणी बनती है कि जो वर्ग अंतराल होता है 10 और मतलब 0 और 10, इनको अपन दोनों को जोड़ करके 2 का आप कर देंगे भाग। 0 10 कितने होगा? 10। 2 का भाग 10 में देंगे तो कितना जाएगा? 5 बार। तो कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 5। अब इसकी आ गई है 5। अब इसका देखो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? 10 और 20 को जोड़ेंगे। 10 और 20 बटे में 2। 10 और 20 कितने होगा? 30 बटे में 2। 2 से काटेंगे तो कितना हो गया? 15। तो कितना? 15। 5, 15। अब आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं। 5 से कितना चल रहा है? 15। तो 15 से कितना चलेगा? 25। 25 से 35, 35 से 45, यानी 10 10 का आपका क्या चल रहा है? आप देख सकते हैं पर 20 और 30 कितने का? 50। 50 की आधी करो तो कितना हो जाएगा? 50। 50 की आधा करो तो 25। अब इसी तरीके 30 और 40 70, 70 की आधी 35, और 50, 40, 90 और 90 की आधी 43। जी। अब f इंटू एक्स की वैल्यू निकालना है। तो f इंटू एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनको f और x की वैल्यू को आपका करते जाएंगे गुणा। किस किस का? इसका और इसका गुणा करेंगे। 8 पंचे 40 और इसका 12 और 15, 12 15 तो गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0, वहां से लगेंगे 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18। और संख्या के लिए संख्या आना चाहिए, इसमें जुड़ने में दिक्कत ना है। 25 दशारम 250, 25 दशारम 250 और 35 का गुणा 11 में करेंगे। 35 एकम 35 की 5, हाथ लगेंगे 3, 35 एकम 35 और 3 38। 45 गुणा करो 9 पना 45 की 5, इसका गुणा इसमें करो। 9 पना 45 की 5, हाथ लगेंगे 4, 9 चौके 36, 36 से 37 8 39 40। तो आपके जी कितने होगा? 40। अब जी होगा अपने एफ इंटू एक्स की मान। आप कैसे करेंगे? एफ इंटू एक्स की मान सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब हमें कैसे पता चला कि एफ इंटू एक्स की वैल्यू निकालना है? इधर पर सिग्मा एफ का मान निकलेगा जब आप एफ वाली सारणी को जोड़ेंगे, और जब आप एफ इंटू एक्स की सारणी को जोड़ेंगे तो जे। और आपका माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? वो आपके पेपर में सरल सवाल ही आते हैं, कठिन नहीं आते हैं। सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। जी आपका क्या कहलाता है? ये फॉर्मूला कहलाता है। चलो इसको जोड़ के दिखाओ आप कितना हो रहा। 0 0 0 5 5 10 का 0, वहां से लगाए 1, 8 4 12 1 13, 13 5 18, 18 8 18 से 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 की 6, हाथ लगे 2, 2 4 6 6 3 9 1 10 2 12, 1260 आ गई आपके। अब इसके बाद में इसको जोड़ो। 12 8 20, 20 10 30, 30 और 11 41, 41 9 50। जी अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इधर पर रख देना है सिग्मा एफ इंटू एक्स के मान। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना आ गया? 1260 बटे में सिग्मा एफ का मान 50। 0 से 0 काट दो, 5 से काटेंगे 126 को तो 5 दूने 10, 2 बचे 5 25, 1 बचा पॉइंट लगा दो, और 1 बचा 5 दूने 10, यानी कि 25.2 से 25.2 आपका क्या कहलाएगा? जी आंसर कहलाएगा, यानी कि माध्य कहलाएगा। आप उधर लिख सकते हैं, अपन नीचे लिख दो कि माध्य बराबर
कितना आ गया था आपका 25.2। ये आंसर लगेगा। तो इस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना। तो इसमें यही कह रहे थे कि निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने का मतलब होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल और जी आपका एफ का मान है। एफ का मान निकालने के बाद एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 का भाग देते जाओ इस टाइप से, तो आपकी एक्स की सरणी बन जाएगी। एफ इंटू एक्स इनका गुणा करते जाओ, लिखते जाओ, लिख करके इनको जोड़ देंगे सिग्मा एफ इंटू एक्स, इसको जोड़ देंगे सिग्मा एफ का मान। फॉर्मूला आपका जो होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो इसको रखो इधर पर और सिग्मा एफ को नीचे को 0 से 0 काटो, 5 का भाग दो 25.2। ये आपका 4 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाता है। जी वाला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने नंबर का सवाल है ये, तीसरे नंबर का। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करो। अगर आपको पता होना चाहिए जो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr² होता है। पूरा गोला है ना तो 4πr², अगर आधा गोला होता तो 2πr² हो जाता। तो अब इसमें अपन को क्या करना है, आर का मान चाहिए। तो क्या है, गोले के आयतनों का अनुपात। तो इधर पर अपन लिखेंगे पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन बराबर। पहला गोला कितना है 27 बटे में इसका आयतन कितना है 64। अब आप ध्यान से देखो, पहले गोले का आयतन बटे में दूसरे गोले का आयतन। अब इसका मान रहा है फॉर्मूला, हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो पहले गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ बटे में 4/3 πr³ बराबर में 27 बटे में 64। इस तरीके से देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, कहा गया r1 बटे में r2, r1 बटे में r2। ये 3 घन चढ़े तो आप एक साथ ऐसे चढ़ा सकते हैं, बराबर 27 बटे 64। जी आ गया। अब अपन ये घनमूल हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, r1 बटे में r2 बराबर में 3 मूल 27 बटे 64। इसके कितने हैं 3 मूल है। कितने मूल है 3 मूल। तो अब 3 मूल का मतलब क्या होता है कि r1 r2 की मान निकल आएंगे। 27 कितने का घन होता है 3 का, 64 कितने घन होता है 4 का। तो यानी कि r1 r2 का मान, यानी r1 का मान 3 और r2 का मान 4 आ गया आपका। r1 का मान 3 और r2 का मान 4। तो इस तरीके से आपका ये r1 r2 का मान है। अब निकालना क्या है भैया अपन को निकालना उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो चाहे बटे में निकाल लो चाहे खड़े में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इधर पर लिखेंगे हम पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 4πr² अनुपात 4πr²। इधर r1 इधर r2, क्यों, जो पहले गोला है वो दूसरा गोला है। तो पहले गोले की त्रिज्या r1 दूसरे गोले की त्रिज्या r2। अनुपात में होते हैं तब भी ये कट जाते हैं, बटे में होते हैं तब भी ये कट जाते हैं। r1 का मान आपका कितना निकला था 3। देखो r1 का मान 3 और r2 का मान 4। r1 का मान 3 रखो और r2 का मान 4 रखो। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। फिर आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। क्या आ गया जी आपका आंसर 9:16। आंसर मैच कर रहा हुआ आपका 9:16, यानी ऑप्शन नंबर 1। आपके थोड़ा सा सरल सवाल था और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 नंबर। तो इस तरीके से आपका आया कि जो भी अनुपात दे रहे थे आयतन का वहां त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान लगाएंगे। इसको देखो कितने नंबर का सवाल था ये, तीसरे नंबर का।
अब कितने नंबर का होगा? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का सवाल है ये, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये समीकरण है y का हल है, तो अपन y का मान समीकरण में रखने पर y का मान समीकरण में रखने पर y का मान समीकरण में रखने पर समीकरण क्या है आपका? 3x प्लस के 2y बराबर 6। तो y का मान रख दें, तो y का मान रख देंगे कितना? 0। 3x प्लस 2 को गुणा 0 में करेंगे 0, तो 0 जोड़ देंगे तो 3x बराबर में 6, 3 दूने 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब जी इस तरीके से लिखे हैं, मतलब निर्देशांक के रूप में लिखे हैं, तो अपन पहले क्या लिखेंगे? x का मान, फिर लिखेंगे y का मान। इधर पर ऐसे लिख लो, x y में ये लिखे हैं, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2, y की वैल्यू कितनी दे रहा है? 0, तो आपका 2,0 आपका क्या कहलाएगा? आंसर 2,0 ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर रहेगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे कि x y का मान निकाल करके निर्देशांक आप लिखेंगे, और आप चाहें तो साथ में सॉल्व आप कर सकते हैं। सरल सवाल है और करते जाएं, अपना आंसर मैच करते रहें कि कौन सा आपका आंसर आ रहा है। तो अब इस तरीके से अपना रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है, और दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये कई बार आ चुका है कि एक सवाल इस टाइप से तो आना ही है कि समीकरण को सॉल्व करके हल करके बता, और जो प्लस माइनस का ऐसा रहेगा आपका। तो समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x, क्या लिखा है ये समीकरण? 3/x माइनस के 2x बराबर में 2/x, जी टाइप का लिखा है इसका। तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका का ले लेंगे लासापा, ले लेंगे लासापा, x और 1 का लासा लेंगे तो क्या आएगा आपका? x, x से x कट गया, एक बार 1 का गुणा अपन इधर करेंगे तो 3 एकम 3, ताकि अपन ने भिन्न जगह सॉल्व, 1 का भाग x में देंगे x बार, x का गुणा करेंगे 2x में तो 2x स्क्वायर बराबर 2/x। जब बराबर में होती संख्या तो इसको इससे काट सकते हैं अपन, ठीक है ना? क्या बन गया? 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर में 2, 3 को अपन इस साइड पक्षांतर कर सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 माइनस के 3। अब इसमें अपन क्या करेंगे? और माइनस के 2x स्क्वायर, 2 में से 3 गए तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गए, 2 को नीचे, तो x स्क्वायर बराबर 1/2। अब वर्ग हटा देंगे तो इस पर कहा आ जाएगा? रूट 1/2। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 2 का वर्गमूल होता है रूट 2। तो ये प्लस माइनस का आ गया ये आपका आंसर, यानी इधर पर लिख लो x बराबर प्लस माइनस 1/√2, ये आपका आंसर रहेगा। तो ये कहाँ पर मैच कर रहा है? x बराबर प्लस माइनस 1/√2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस सवाल को कि x बराबर प्लस माइनस √2 कैसे? जी आपका समीकरण था, यहाँ पर आप क्या मानेंगे? 1, इसका लाचन लेकर के भिन्न सॉल्व करेंगे, x कट गया, तो आपका x की वैल्यू करने के लिए x बराबर प्लस माइनस 1/√2। देखो ये आपका मोस्ट सवाल है, ये जरूर पेपर में 5 हो गए थे, 6वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। 6वें नंबर का क्वेश्चन, 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है, तो आप k का मान ज्ञात करें। इस सवाल को आप लोग लगाएंगे कि कैसा आंसर आना है। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आप जल्दी सवाल सॉल्व करके दिखाइए।
तो आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है। तो आप के का मान निकालो। तो जो एक मूल दे रहा है ना, एक मूल का अर्थ होता है एक्स की वैल्यू। क्या होता है? एक्स बराबर -2 आ देगा मूल का है। इधर पर एक्स का मान समीकरण में रखने पर, एक्स का मान समीकरण में रखने पर, एक्स का मान समीकरण में रखने पर, तो एक्स का मान समीकरण में अपन कैसे रखेंगे? समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। जी आपका समीकरण है। समीकरण के बाद आप क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 एक्स पे बढ़ गया तो इस पर के गुणे -2 -6 बराबर 0। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस और 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 के -6 बराबर 0। 6 में से 4 का तो कितने बचेंगे आपके? -2 और -2 के बराबर में 0। इस 2 को इसे पक्षांतर कर दो तो क्या इधर पर देख नीचे चलो। तो इसमें क्या है? -2 के बराबर +2। माइनस का है तो काय का हो जाएगा आपका? माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो -2 का भाग देंगे इसमें तो आपका क्या आएगा? के बराबर -1। क्या आएगा आपका? के बराबर -1। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आंसर आएगा इस तरीके से, के बराबर -1। ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको क्या करना है? आंसर निकालना है। 6वें नंबर का हो गया है। अब देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन में निकालना आपको विभक्त कर। क्या निकालना है आपको? विभक्त कर निकालना है। विभक्त कर हमने आपको पार्ट नंबर 2 में यानी कि दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था कि पहले तो समीकरण का क्या करना पड़ता है आपको? समीकरण की पहले करो तुलना। समीकरण की तुलना करने के लिए अपन क्या इससे तुलना करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या तुलना करेंगे हम? समीकरण की एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कैसे करेंगे? इधर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? ए, तो इधर ए लिखेंगे। इधर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 3 लिख देंगे। इधर एक्स के साथ में क्या है? बी, इधर बी लिखेंगे। इधर एक्स के साथ में क्या है? -6, तो -6 लिख देंगे। इधर सी बराबर अचर पद, तो सी बराबर अचर पद क्या है? 4। जी आपको क्या करना है? अब विभक्त कर का फॉर्मूला, विभक्त कर तो क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो क्या होता है? बी का मान -6 है, 4 गुणा ए का मान 3 और सी का मान भी 4। 6 6 36, 4 3 12 4 48। 48 और 36 कितने हो गए आपके? 48 और 36 सॉरी -6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा आपका? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्लस। 38 में से 6 घटा दो तो कितने बचे? 12। वो क्या है कि माइनस के, तो डी का मान क्या आएगा आपका? डी बराबर आ गया आपका -12। क्या आ गया आपका? -12। यानी विभक्त कर आपका कहलाएगा डी बराबर -12। डी बराबर -12। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग कर सकते हैं। कौन से नंबर का था ये? 7 नंबर। अब है ये 8 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 101% मिलने वाला है। ये क्वेश्चन ये 8 नंबर का। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश का है तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है का क्या वो 4 मीटर है। वे कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है तो उसकी ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। कोमा लगा है इधर पर, ऊंचाई ज्ञात करना है जिसकी छाया की लंबाई, छाया मतलब आधार। देखो बता, यदि कोई मान लो मीनार है, मीनार तो ऐसी होती है और आधार जी होता है, तो ये मीनार जो ये खड़ी है तो
तो इस मीनार की छाया जी कहलाएगी कि नहीं कहलाई जाना। और जब हम इसका उन्नयन कोण चलाएंगे इधर पर, तो उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। इधर पर हम क्या करेंगे 60 डिग्री मान लेंगे, क्या मान लेंगे 60 डिग्री का। तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, जिसकी छाया की लंबाई। जब भी छाया के हैं तो ये आधार का मान देखेंगे, छाया जी कहलाती है। तो छाया 30 मीटर है, तो आपको क्या करना है ऊंचाई हाइट निकालना है। ABC इस त्रिभुज को मान लो, तो आप इधर पर लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या tan थीटा बराबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सही tan थीटा यहाँ पर कैसे आ जाता बार बार। tan थीटा का मतलब है थीटा कोण इधर पर बना, तो हमें लंब का मान निकालना है, आधार का मान दे रहे हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो अगर अपन को लंब चाहना है आधार है अपने पास, तो आप tan थीटा लगा रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे, तो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर लंब का मान h निकालना है, आधार का मान tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है रूट, क्या होता है h बटे में 30 का इधर गुणा करें 30 रूट 3 बराबर h, दिखाई दे रहा कहीं पर 30 रूट 3 मीटर, जी आंसर। लंबाई मीटर में दे रहा है छाया की, तो ऊंचाई भी अपनी मीटर में ही निकलेगी। तो इस तरीके से आपका 30 रूट 3 क्या कहलाएगा, ये आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। आपको हम वही सवाल लगवा रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा 100%। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पहली मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, उन्हीं में आपको ये क्वेश्चन ये मिल जाए 9 नंबर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो कैसे करेंगे, क्या लिखा है 3 cot थीटा बराबर 4। 3 को पहले नीचे लाओ, तो cot थीटा बराबर कितना है 4 और बटे में 3। तो cot थीटा का मान क्या होता है आपको पता है, लंब बटे कान में नहीं है पता, देखो ये बात रिवाइज करवा रहे हैं। हमने आपको बताया था, चलो इधर पे देखो लाल बटे कक्का हमने आपको बताया था, लाल बटे कक्का हमने आपको बताया था। अगर आप सीधा सीधा देखें तो साइन थीटा होता है लंब बटे कान, और cos थीटा देखें तो आधार बटे कान, tan थीटा देखें लंब बटे आधार होता। अगर तुम आप नीचे से देखने लगे ऊपर की ओर, तो जी कहलाता था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कान बटे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है कान बटे आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जी चीज तो हमें चाहिए कोसेक थीटा का मान, तो पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़े त्रिभुज। त्रिभुज आप बनाएंगे इस तरीके से, त्रिभुज आप बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद क्या है cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब का होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान आपका 4 है, लंब का मान 3 है, त्रिभुज ABC है। आपको कर्ण की वैल्यू निकालना है, काय की वैल्यू निकालनी है आपको कर्ण की। तो आप इधर पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब आपको जो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत हो रही, क्योंकि आपका जब थीटा कोण इधर पर माना हमने थीटा कोण इधर पर, तो आपको कर्ण का भी मान निकालना है। कर्ण का मान निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अब देखो इधर पर कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का मान, AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि 3, आधार का वर्ग यानी कि 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 AC का वर्ग, AC का वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका रूट आ जाएगा। तो AC बराबर रूट 25 का होता है 5, रूट 25 का होता है 5, यानी AC का मान आपका क्या निकल आया 5 निकल आया।
अब आपको क्या करना है, काय का मान निकालना, कोसेक थीटा का मान क्या निकालना है, कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 और लंब की वैल्यू कितनी है 3, तो 5/3 आपका आंसर। अब देखो ऑप्शन 5/3 आ रहा है कहीं पर, 5/3 हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी 5/3। और जे आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है, लेकिन इसी के आधार पर लॉन्ग क्वेश्चन ही बना करके वो दे देंगे। कोसेक थीटा की जगह पर एक बड़ा सा समीकरण दे देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस की सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान निकाल के देखा। तो आपको पहले रोज बना लेना है, पाइथागोरस के तीनों भुजा निकाल लेने हैं, तो जिसका मान निकालने के लिए क्या है, तो उसको फॉर्मूला लिख के उसको भुजा करके भिन्न जैसा सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितने नंबर का सवाल था जी आपका, जी था आपका 9 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल देखो आप, एक बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। जी सवाल आप लोग लगाइए, सरल सवाल है। एक बिंदु P तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु P के निर्देशांक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं P के निर्देशांक? आपको इस सवाल को लगाने के लिए कोई सॉल्विंग वगैरह कुछ नहीं करनी होती है, आपको पता होना चाहिए कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल के अकॉर्डिंग आप चिन्ह से पता करेंगे इनको, ऐसे चिन्ह से। देखो हम बता दें पूरा, कार्तीय तल आपका क्या होता है, कार्तीय तल, कार्तीय तल क्या होता है जी, इसको मानो आप x, इसको मानते x डैश, इसको मानते y, इसको मानते y डैश। जी कहलाते हैं मूल बिंदु, क्या कहलाता है मूल बिंदु को। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। देखो कितने फॉर्मूला कितने यहाँ से सवाल बनेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक जो फॉर्मूला टाइप में और आगे के सवाल होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। पेपर में भी आया था एक बार कि बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आप बताओगे 0,0। अगर आप इधर पर चलेंगे इस साइड एक्स अक्ष पर, तो इधर पर +1 +2 +3 ऐसे अपन को ये क्या लेने पड़ते हैं जी, दूरियां लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ती हैं, दूरियां। अब अगर तुम अगर इस साइड चलोगे, इस साइड चलोगे तो इस साइड चलोगे, इधर -1 -2 और -3, इस तरीके से आप इस साइड चलेंगे। और नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 और भी आप चल सकते हैं। और इसमें ऊपर चलेंगे +1 +2 +3। अब देखो, अब चतुर्थांश आपके क्या कहलाते हैं जी दो भी आपकी दिशाएं। कैसे, एक्स अक्ष पे चलेंगे प्लस की बिंदु लेना पड़ा, वाई अक्ष चलेंगे प्लस का, एक्स डैश का माइनस का, वाई डैश माइनस का, डैश लगा है। अब जी कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, तो कहलाता है ये प्रथम चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश कहलाता है इधर से लेकर के इधर तक। तो इधर से इधर तक अगर हम कुछ भी चीज ऐसी खींचेंगे तो या तो एक्स अक्ष को छुएगी वो रेखाएं या वाई अक्ष को। तो एक्स अक्ष भी प्लस का होता और वाई अक्ष भी प्लस का होता। तो यानी कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक आपके क्या होते हैं, प्लस के। अब अगर द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक कहें, अगर हम शॉर्टकट में लिख दें द्वितीय और चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो पहले एक्स अक्ष लिखने है फिर वाई अक्ष, यानी कि ये दो अक्ष अपन को छुए, एक्स अक्ष माइनस की है और वाई अक्ष प्लस की है। द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक माइनस और प्लस के होते हैं। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो माइनस और ये माइनस, यानी कि एक्स डैश और वाई डैश। तो तृतीय चतुर्थांश यानी पहले एक्स अक्ष भी माइनस का और वाई अक्ष भी माइनस की। और चतुर्थ चतुर्थांश क्या कहलाता है, यानी जी एक्स अक्ष और जी वाई डैश। तो एक्स अक्ष प्लस का है और वाई डैश माइनस का है। तो चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस, तो यानी प्लस माइनस के होते हैं। अब भी कह रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये तृतीय चतुर्थांश है। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो माइनस के होंगे, ये प्लस का, ये प्लस माइनस का, जी है माइनस का, है ये
माइनस माइनस, संख्या पर डिपेंड नहीं, चिन्ह पर डिपेंड होता है कि जब इसमें त्रिवक्त्र के चतुर्भाग क्या माइनस माइनस। अब कभी कभार की एक चीज और पूछ लेते हैं इस तरीके से, क्या जैसे मान लो कोई निर्देशांक ले लेगा 3,4 में, अब इसमें भुज और कोटि पूछते हैं, वो भुज और कोटि पूछते हैं तो जी का कहलाता है आपका भुज, जी का कहलाता है आपका कोटि, ये भुज कोटि बता सकते हैं आप। अब वो कहेंगे एक चीज कि भुज एक्स अक्ष का मान जी है तो वाई अक्ष का मान बताइए, तो ये जब भुज आपकी एक्स को कहते हैं भुज तो वाई को कहते हैं कोटि कहते हैं अपन, ठीक है ना। तो जी इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो इस तरीके से कह रहे थे कि क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ये का, हाँ 10 तो हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करें इसको। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग कर सकते हो कि किस टाइप से आपको करना है। टेन थीटा बराबर ए बटे बी है, तो बी साइन थीटा माइनस के ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस के ए कॉस थीटा का मान होगा। आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अभी जस्ट हमने इसके पहले आपको बताया था। करने के कई तरीका है, आपका जो भी आंसर आ रहा है आप निकाल के दिखाइए। 4 ऑप्शन दे रहा है, ई बराबर 1, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना। समीकरण आपका है टेन थीटा का आपको मान दे रहे हैं, टेन थीटा बराबर ए बटे बी, क्या दे रहा है आपको, टेन थीटा बराबर ए बटे बी। तो आपको क्या करना है, बी साइन थीटा माइनस के ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा प्लस में ए कॉस थीटा। आपके पास समीकरण है बी साइन थीटा माइनस के ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस के ए कॉस थीटा। इस तरीके से आपको इसको करना है। तो कैसे करेंगे हम इसमें, देखो हमारे पास टेन का मान दे रहा है तो हमें इधर पर टेन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कैसे, अगर हम ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लें हम ऊपर से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा अपने पास बी साइन थीटा बटे में cos थीटा और माइनस के ई बचेगा। cos थीटा तो अपने पास का आ गया, कॉमन आ गया बटे में, इधर से आप क्या ले लेंगे cos थीटा, नीचे से cos थीटा आप कॉमन ले गए तो क्या बचेगा आपका बी साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस के ई इधर बचेगा क्योंकि cos थीटा तो आपका बाहर निकल आएगा। देखो cos से cos कट गया, जी साइन बटे cos का होता है टेन, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा माइनस के ए बटे में बी साइन थीटा बटे में cos थीटा बराबर टेन थीटा प्लस के ए। अब आपको क्या करना है, टेन थीटा का मान रखना है इसमें। टेन थीटा का मान कितना है, ए बटे बी, कितना है ए बटे बी, इधर पर लिख दो टेन थीटा का मान रखने पर, टेन थीटा का मान रखने पर टेन थीटा का मान क्या है ए बटे बी, तो ए बटे बी माइनस के ए बटे बी ए। देखो एक बी से ये बी कट गए, जी बी से जी। अब ऐसे नहीं काट सकते ऊपर नीचे इसलिए नहीं काट सकते, बीच में अगर प्लस लगा या माइनस लगा तो नहीं काट सकते, ओनली एक तीसरी चीज काट सकते। तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, ऊपर ए माइनस ए, नीचे बचेगा ए प्लस ए। अब देखो ए में से ए गया तो क्या बचा, जीरो, ए और ए कितने हुए 2a, 2a को जीरो में भाग दो क्या आ जाएगा, जीरो, आ जाएगा जीरो। क्या जीरो आंसर था अपना, गलत तो नहीं होगा सब, हाँ था जीरो आंसर डी ऑप्शन पर, कहाँ था डी ऑप्शन पर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर तुक्का लगाते हैं, या तो जी आंसर निकलेगा या फिर जी आंसर निकलेगा, ठीक है ना। और कई बार ऐसा सवाल भी आया है कि उसका इन दो में से कोई एक आंसर आता है, ठीक है ना। तो तुक्का लगाने की वो कोशिश ना करें। इसका आंसर कितना निकला आपका जीरो। तो इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे।
कि ऊपर से cos थीटा कॉमन कर लो और नीचे से cos थीटा कॉमन कर लो। कॉमन करने के बाद बीच अपने पास क्या बनेगा, tan थीटा। तो b tan थीटा माइनस ए, b tan थीटा प्लस ए। tan थीटा का मान रख दो, तो b से b कटेगा, a माइनस ए बचा और इधर a प्लस ए बचा। तो a के कितने होगा, a में से गया 0 और a वाले कितने होगा 2 है। 2 a का भाग देंगे 0 में से कितना आ जाएगा आपका 0। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 में लगाया है। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस सवालों को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर। 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। अब अपन को लगाना है कितना, 12 नंबर का। क्या लगाना है आपको, 12 नंबर का क्वेश्चन लगाना है। लगाइए, के का मान ज्ञात करिए। ये आपकी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। कहाँ से है, समांतर श्रेणी से। कि एक आपके समान के लिए बारह नंबर क्वेश्चन। के किस मान के लिए k प्लस 1 k प्लस 9 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी में है। तो देखो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप जांचिए समझ लीजिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि समांतर श्रेणी कहते हैं किन्हीं दो पदों के बीच का, दो पदों के बीच का सार्वंतर बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। किन्हीं दो पदों के बीच का सार्वंतर कैसा होता है, बराबर होता है। किन्हीं दो पदों के बीच का सार्वंतर कैसा होता है, बराबर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। पहला पद आपको दिखाई दे रहा होगा k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7, ये है, 3 पद है। अब आपको k का मान निकालना है, तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच के अंतर कैसे होंगे, बराबर। अंतर सार्वंतर मतलब होता है इन दोनों पदों को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, किस तरीके से घटा देंगे, देखो ऐसा, k प्लस 9 और 2k माइनस 1, इन दोनों पदों के बीच का अंतर बराबर रहेगा इन दोनों पदों के बीच का अंतर 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1। किन्हीं भी दो पदों के बीच का सार्वंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इन दोनों बीच के पदों का अंतर, इन दोनों पदों के बीच के अंतर को पता कर सकते हैं, बराबर। इधर क्या लगाएंगे आप, माइनस लगाएंगे। अब आप इसको क्या कर दीजिएगा, सॉल्व। तो k प्लस 9 माइनस को अंदर गुणा करो तो माइनस के 2k, माइनस का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 2k माइनस 1, माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस के 2k माइनस के 7। ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2k में से 1 की गया तो क्या हो गया, माइनस के 2, सॉरी माइनस का की बचेगा, क्या बचेगा, माइनस की। 2k में से आपका 1 की चला गया तो आप क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1। 9 और 1 कितने हो गए आपके 10, 2k प्लस और 2k माइनस कट गया, 7 और 1 कितने हो गए 8, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है। अब इसमें क्या करेंगे, 10 को पक्षांतर करेंगे, माइनस के k बराबर माइनस 8 और माइनस के 10। तो आप थोड़ा समझ सकते हैं कि माइनस के k बराबर माइनस के 18, क्यों, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है, आंसर माइनस का। k बराबर कितना आ गया आपका 18, कितना आ गया आपका 18 आ गया। ये आपका कितने नंबर का सवाल था, जी आपका ना 4 नंबर का सवाल। कितने नंबर का दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन था कि k के किस मान के लिए ए समांतर श्रेणी में पद हुए। तो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी कहते किसे हैं कि किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए तो अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हमने देखा कि ये 3 पद थे, इन तीनों पदों के, इन दोनों पदों के बीच का अंतर, इन दोनों पदों के बीच के अंतर का कर दिया हमने, बराबर कर दिया, तो k का मान अपना आ गया। 4 नंबर का सवाल है लगाने के लिए, अगर आप आ जाए तो 2 मिनट नहीं लगेंगे और आप लगा देंगे इस सवाल को। बस माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिए, आपका सवाल हो जाएगा। कितने नंबर का सवाल था ये, 11 नंबर का, सॉरी 12 नंबर का सवाल था, 12 नंबर का था। अब कितने नंबर का है ये, 13 नंबर का, 13 नंबर का सवाल। अब इसको देखो,
एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसका अपन को क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, आयतन। इसका लंबवृत्तीय बेलन है। बेलन को आपको पहले देखना है, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच में आपको क्या रखना है, मान रखना। पाई का मान आप रखेंगे, आर का मान आपको निकालना है, एच का मान आपके पास दिया है। एच का मान कितना दे रहा है आपको, 15 सेंटीमीटर। एच का मान 15 सेंटीमीटर दे रहा है। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रहा है, क्या दे रहा है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रहा है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अब कोई कहेगा कैसे होता है, आपने बेलन देखी भी होगी। तो बेलन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो आधार, आधार अपने वृत्ताकार होता है उसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे 22/7। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। 154, तो आप काट देंगे इसको, 11 से 11 दूनी 22, 11 से 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 7 का इधर गुणा कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7। जब आप वर्ग हटा देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट 7 गुणे 7। आर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके सामने, 7। आर की वैल्यू कितनी आ रही, 7 आ रही है। आर बराबर 7। आर की वैल्यू जब आपके पास 7 आ चुकी है, अब आप इसका आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकली, 7। आर पर 2 घात चले तो 7 गुणा 7 कर दीजिए। एच का मान आपको कितना है, 15। एक 7 से एक 7 कट गए आपके। अब गुणा कर दो, 15 दूनी 30 को 0 हाथ रखें 3, 15 दूनी 30 और 3 33 गुणा 7। 7 का गुणा 0 में कर दो, 7 के 23 की हाथ रखें 2, 7 के 22 23, तो 23 तो 10 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकालना ना, तो क्यू में निकला 23 से 10 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या निकल आया, आयतन। तो ये लंबवृत्तीय बेलन है। बेलन का आपको आधार का क्षेत्रफल दे रहे थे, ऊंचाई दे रहे थे। आपने आधार के क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकाली, त्रिज्या निकाल करके फिर आपने आयतन का फॉर्मूला रखा। आयतन के फॉर्मूले के बाद बस आंसर आ गया आपका। 13 नंबर का क्वेश्चन आपने लगा लिया। 13 के बाद देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। 13 नंबर के बाद है आपका 14 नंबर का। और दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें 14, 15 बस 2 सवाल और बचे दोस्तों आपके। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या, और कि 2 संख्याओं का मासा 27 है। देखो क्या दे रहा है, वो 2 संख्याएं हैं जिसका आपका मासापा दे रहे हैं 27 और लासापा दे रहे हैं क्या आपको 62। यदि एक संख्या आपको दे रहे हैं 54, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या क्या होगी, 2 संख्याओं का लासा दे रहा है, मासा दे रहा है, तो एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या आपको क्या करना है। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फॉर्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। एक आपका क्या है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपके पास लासा कितना दे रहा है, मासा कितना दे रहा है 27। पहली संख्या कितनी दे रहा है आपको 54, और दूसरी संख्या को क्या करना है
निकालना है। अब समझने की कोशिश करो थोड़ी। ये आपके पास चार चीजें हैं, लासा मासा पहली और दूसरी संख्या। इन चार में से किसी तीन का मान दे सकते हो और चौथे का मान आपको बताना पड़ेगा। काटो इसको। 27 दूनी 54, इस 2 से काट दो 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी आपकी कितनी आ गई 31 आ गई दूसरी संख्या। कितनी आ गई आपकी दूसरी संख्या? कितनी आ गई आपकी 31। तो इस तरीके से आपका क्या है ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, कोई कठिन नहीं है, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है ना। अब देखो 15 नंबर का सवाल, लास्ट सवाल है तो 15 और मोस्ट भी है। 15 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन, और जी आपको निर्देशांक ज्यामिति से आपको देखने के लिए मिलता है। वो कह रहे हैं बिंदु 3,-3 तथा 9,9 को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक कहते हैं। त्रिभाजित कैसे करेंगे आप? त्रिभाजित देखते हम बताते हैं। कोई आपके पास ऐसी एक रेखा है, एक रेखा की एक बिंदु आपका क्या है P, दूसरा बिंदु है Q। एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q। एक बिंदु P के निर्देशांक है 3,-3 और Q के निर्देशांक है आपके क्या 9,9। क्या है 9,9। अब इस रेखा खंड को आपको त्रिभाजित करना है, मतलब 3 भागों में विभाजित करना है। कैसे? बराबर समान समान। तो एक भाग अपन ने जी कर दिया और दूसरा भाग अपन ने जी कर दिया। अब हम मान सकते इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लो, इसको S मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाग, दो भाग, तीन भाग। अब देखो बराबर है और तो अपने पास जो रेखाखंड जो PQ है बिंदु R, इसको कितने अनुपात में बांट रहा है? 1 अनुपात J है, और इधर से लेके इधर तक आने पर कितने खंड चले? एक खंड और दो खंड, यानी कि 2 अनुपात हो गए। कितने हुए? 2। तो अपन लिखेंगे क्या बिंदु, थोड़ा लॉन्ग सवाल है ध्यान समझना, और मोस्ट सवाल है 100% आपको मिलेगा। बिंदु R रेखाखंड, बिंदु R रेखाखंड PQ को 1 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। बिंदु R रेखाखंड PQ को 1 अनुपात 2 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। तो जब विभाजित करता है तो P के निर्देशांक अपन मानेंगे 3,3 और Q के निर्देशांक आपके पास कितने हैं? 9,9। इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और जो अनुपात दे रहा है 1 अनुपात 2, इसको हम मानेंगे m1 और इसको मानेंगे m2 मानेंगे। अब हम इसको अंत विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अंत दोस्तों इसमें हमें लगाना है अंत विभाजन का फॉर्मूला। अंत विभाजन बराबर क्या होता है? m2 x1 m1 x1 बटे में m1 प्लस में m2। m1 x2 होता है दोस्तों, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 y2 m2 y1 m1 प्लस में m2। जी आपका फॉर्मूला है। m1 की वैल्यू कितनी है? 1, x2 की वैल्यू है 9, m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 3।
m1 की वैल्यू 1 प्लस 2, m1 की वैल्यू 1 गुणे बाई 2, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें 9 यानी कि 9 एकम 9 प्लस 2 3 6 बटे में 3 और 9 एकम 9 और 2 तिया 6 बटे में 3। अब इसके लिए 9 और 6 कितने हो गए, 9 6 15 बटे में 3 और 9 में से 6 कितने बचे 3, 3 1 या 3 और 3 बचे 15 यानी कि 5 अनुपाते 1 आपका क्या आ गया, ये काय का मान आ गया है P और Q यानी R के निर्देशांक। तो R बराबर कितने निकला है 5, 1 R बराबर 5, 5। अब आप देख सकते हैं कि S के निर्देशांक कैसे, R और Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक कौन है, R और Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब इधर पर आप देखिए R और Q के मध्य बिंदु R S वैल्यू इधर पर लिखेंगे हम S R व Q का मध्य बिंदु पहले यहाँ पर ऐसा करो, निर्देशांक ले लो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर पर अपन क्या करेंगे, R के निर्देशांक लिखेंगे S 5, 1 और Q के निर्देशांक लिखेंगे 9, 9। इसको x1 y1 x2 और y2। तो इधर पर लिखेंगे बिंदु S R व Q का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। x1 का मान 5 और x2 का मान 9 बटे में 2, y1 का मान 1 और y2 का मान 9 बटे में 2। 9 5 14 बटे में 2, 9 1 10 बटे में 2, 5 6 10 और 2 7 14। तो S के निर्देशांक हो गए हैं 7,5। तो ये अपने पास क्या आ गया है 7,5। ये आपके आंसर निकल रहा है, एक जी आंसर आ गया है। मतलब त्रिघात 3 भाग में बांटने के लिए निर्देशांक। दोस्तों आज आपने 15 सवाल लगाए हैं क्लास 10th के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही लाभदायक दोस्तों क्वेश्चन है। यदि आप इनको लगा लेते हैं तो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बहुत ही अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा और अच्छी आपके नंबर आएंगे, 90+ नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एमपी प्रभु सागर को भी सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एमपी प्रभु सागर के साथ।